Welcome, my dear students. In this session, we are going to take up questions based on statement and conclusion. We will be understanding what is the conclusion and how to solve the questions. Questions का format क्या रहेगा? Question में there will be a statement. A statement will be given. Statement will basically be information according to which we will have to answer the question. ठीक है, there will be a statement and then it will be followed by two statements which will be termed as conclusion. And out of those two, we need to identify which one is the actual conclusion, which one can be the conclusion. ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन कंक्लूजन. दोनों कंक्लूजन हो सकते हैं, या फर्स्ट हो सकता है कंक्लूजन, या सेकंड हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो और दोनों में से कोई भी हमारा कंक्लूजन फॉर्म नहीं करता हो. ठीक है, बट कंक्लूजन हमारा विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन. Conclusion is always based on the statement, based on information given in a statement. And conclusion is always explicit. Explicit का मतलब हुआ clearly stated. जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे ही conclusion होगा. Conclusion implicit नहीं होगा. It is not an assumption. It will clearly be stated in that statement. उसके बेसिस पे ही हमारा conclusion form होगा. Is that clear? ठीक है, सो वी ओनली हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन एंड देयर शुड नॉट बी एनी अजम्पशन. कोई अजम्पशन नहीं रहना चाहिए हमारा. नो अजम्पशन व्हाटसोएवर. कैसे आंसर्स ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री. ठीक है, ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन डिराइव करना है. एक्सप्लिसिट होगा कंक्लूजन हमेशा. अजम्पशन नहीं होना चाहिए कोई भी हमारे दिमाग में. ठीक है, जो नॉलेज दी नहीं है स्टेटमेंट में उसको हमें एज्यूम नहीं करना है. जो दिया हुआ है बस उसी के लिए अपने आप को लिमिटेड रखना है. अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे आंसर नहीं करना है. क्लियर? ठीक है, जो चीज़ें दी हुई हैं उनके बेसिस पे ही हमें रिस्पॉन्ड करना है. एडिशनली कभी कभी क्या है कि किसी कंक्लूजन में मेंशन होगा ऑल, एग्जैक्टली, एवरी, यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अगर मेंशन्ड है तो ऐसे केसेस में जनरली द कंक्लूजन विल बी फॉल्स. ठीक है, अगर ऐसे डेफिनेटिव वर्ड्स मेंशन्ड है ऑल, एवरी एंड सो ऑन, तो इन सच केसेस जनरली द कंक्लूजन विल बी फॉल्स. डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या है उस पर भी. डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं. इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड विद टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-ZAT-MBA. फर्स्ट क्वेश्चन is saying of all the TV sets manufactured in India, Solar brand has the largest sale. अब यहाँ पे देखो ऑल यहाँ भी मेंशन्ड है बट यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन्ड है. और इन एनी केस ये जो स्टेटमेंट है उसका रेलेवेंस है उसमें उस ऑल का कि ऑफ ऑल द टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सोलर ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल कौन से ब्रांड का है? सोलर ब्रांड का है. ऑफ ऑल द टीवी सेट्स, क्योंकि जब तक सारे के सारे टीवी सेट्स के बारे में बात नहीं करोगे, उनके मैन्युफैक्चरिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि विच ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल. तो हमें सारे के सारे ब्रांड्स का, सारे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा चाहिए होगा. इजंट इट सो? ठीक है, एनीवे कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन. इज इट ट्रू और नॉट? इफ वी नो कि हु हैज द लार्जेस्ट सेल, अगर हमें पता है कि हु हैज द लार्जेस्ट सेल विच इज सोलर ऑब्वियसली, तो लार्जेस्ट सेल कैसे पता करेंगे? ओनली व्हेन वी नो सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स, तभी तो पता चलेगा. ओनली व्हेन वी नो सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स, डेफिनेटली सारे ब्रांड्स का हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स पता होगा. तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन इज करेक्ट ऑब्वियसली. क्लियर? एंड दैट इज वाई गिवन नहीं है हमें यहाँ पे, बट क्योंकि हमें पता है दिस इज गिवन कि सोलर ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल, दैट मीन्स कि वी नो द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स. सेकंड, द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर. प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर. अब ये बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है कि सही होना चाहिए, क्योंकि जब सोलर का लार्जेस्ट सेल है तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा उसी का होना चाहिए. बट क्या ऐसा ज़रूरी है? इज इट नेसेसरी? थिंक अबाउट इट. लेट अस से देयर इज अ कंपनी ए एंड देयर इज अनदर कंपनी सोलर एंड वी हैव टू डेटाज, वन ऑन प्रोडक्शन, वन ऑन सेल्स. ठीक है, सेल्स का वॉल्यूम सोलर का है 1000 सेट्स का और ए का है 500 सेट्स का, और सोलर इज प्रोड्यूसिंग 1200 सेट्स और ए इज प्रोड्यूसिंग 1300 सेट्स. ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि प्रोडक्शन ज़्यादा ए का है बट सेल्स ज़्यादा सोलर का है. तो ये तो पॉसिबल है. सो डेफिनेटली दिस कैन नॉट डेफिनेटली बी कंक्लूडेड कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा सोलर का ही होगा. ये कंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है.
So definitely only one follows. Option A will be the answer. Is that clear? ठीक है, next question करते हैं. The distance of 900 km by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 km by sea, and this will lead to a saving of rupees 7.92 crores per annum on fuel. तो एक्चुअली बाई रोड डिस्टेंस बॉम्बे और जाफरा के बीच में है 900 किलोमीटर्स, बट दिस विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर्स बाई सी. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि लेट से रोड रूट से बड़ा ही लंबा रूट हो, ठीक है, लेट से दिस इज बॉम्बे एंड दिस इज जाफरा, और अगर रोड रूट से हमें जाना है तो वी विल हैव टू ट्रैवल दिस वे ओनली. दिस इज अ लॉन्गर रूट, और सी रूट से डायरेक्टली जा सकते हैं, दिस विल बी शॉर्टर. तो दिस रूट इज 900, दिस इज 280. रूट शॉर्ट हो गया हमारा, और क्योंकि रूट शॉर्ट हो गया दैट इज वाई देयर इज अ सेविंग ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल. जो भी फ्यूल यूज हो रहा है, डीजल हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट फ्यूल में हमारा सेविंग्स हो रहा है रुपीज 7.92 करोड़ का, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डिस्टेंस. ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, द ट्रांसपोर्टेशन बाई सी इज चीपर देन बाई रोड. In this particular case, transportation by sea is cheaper than the road. In this particular case, yes. But क्या in general हम ऐसा conclude कर सकते हैं कि transportation by sea is cheaper than by road? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि in this case transportation by sea. This is saying in general transportation. In general mention नहीं है, but यही कह रहा है transportation by sea is cheaper than by road. Is it true? Is it true in general? Can we know that? Can we conclude that? We do not know. Obviously, we do not know. तो definitely first वाला हमारा conclusion follow नहीं करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन बाई सी इज चीपर. इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यस दैट इज ट्रू कि ट्रांसपोर्टेशन बाई सी चीपर है, बट क्यों चीपर है? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है. क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है. अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कि हम लैंड से जा रहे हैं पहले वाले केस में, और तब भी डिस्टेंस 280 किलोमीटर है, और फिर सी से जा रहे हैं और तब भी डिस्टेंस हमारा 280 किलोमीटर है, और तब भी हमारा सी वाला रूट चीपर आ रहा है. In that case, we can have concluded that yes, transportation by sea is cheaper than by road. Why? Because distance same है, फिर भी cheap है. But यहाँ पे distance कम है, इसलिए cheap है. So we cannot conclude कि transportation by sea is cheaper in general. Is that clear? ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होता तो फिर हम हर केस में कंक्लूड कर पाते. तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया. सेकंड, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि हमारा डिस्टेंस कम हो गया है, जिसकी वजह से कि सेविंग्स हुआ है. किसका? सेविंग्स ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल. तो फ्यूल पे सेविंग हुआ है, तो फ्यूल पे सेविंग यानी कि डिजायरेबल है. स्टेटमेंट के बेसिस पे वी कैन से दैट फ्यूल पे सेविंग डिजायरेबल. तभी तो हुआ है, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया कि देखो कितनी अच्छी बात हो गई. हुआ है और अगर अच्छा है तभी हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. अगर हुआ है और डिजायरेबल नहीं होता तो हम अप्रिशिएट नहीं करते. तो डेफिनेटली फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज करेक्ट, बिकॉज फ्यूल इज समथिंग दैट शुड बी सेव्ड, और तभी उसकी सेविंग पे हम बात कर रहे हैं. Isn't it so? अगर फ्यूल ऐसी कोई चीज़ होती जिसको सेव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम क्यों सेविंग पे बात करते? जाते आराम से 900 किलोमीटर, फर्क क्या था? क्यों 280 किलोमीटर का चक्कर पालते, या उसके लिए क्यों इतना इंफ्रा बनाते, या जो भी खर्चा करते, या जो भी हुआ. ठीक है, क्लियर है. तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट फॉलोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है कोई कंपनी दैट हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज, यानी कि इनिशियली देयर वाज अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज. इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? सेल्फ सफिशिएंसी जितना चाहिए रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही. ठीक है, सारा का सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही फुलफिल हो जा रहा है. और अगर नहीं फुलफिल हो रहा है यानी कि शॉर्टेज है, इन दैट केस, शॉर्टेज के केस में क्या होगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट करना पड़ेगा. और सेल्फ सफिशिएंट है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही फुलफिलमेंट हो जाएगा. नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नंबर 1, प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्यूमिनियम. सो इफ प्रीवियसली, सिंस इट इज मेंशन्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि प्रीवियसली शॉर्टेज थी, और अगर प्रीवियसली शॉर्टेज थी तो इंपोर्ट करना पड़ता होगा. तो यस, इंडिया हैड टू इंपोर्ट. फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड, विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. तो पॉसिबल है कि ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रही है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, सो इट माइट बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. माइट, पॉसिबिलिटी है, यस दैट इज ट्रू. क्योंकि अगर हमारा इंडिया को शॉर्टेज से सेल्फ सफिशिएंट लेके आ गई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. बट कैन दैट बी अ कंक्लूजन?
कैन दैट बी ए कंक्लूजन? पॉसिबिलिटी इज देयर, बट पॉसिबिलिटी इज नॉट कंक्लूजन. कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट के बेसिस पे डेफिनेटली कहा जा सकता है, पॉसिबिलिटी को कंक्लूजन नहीं कह सकते. क्लियर है? और यहां पे ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता. वी कैन नॉट से फॉर श्योर दैट इट कैन बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. ऑल्सो इनिशियल में हमें वर्ड दिया विद दिस स्पीड. तो हमें डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन पता है हमको, डायरेक्शन ग्रोथ का है, बट स्पीड नहीं पता है हमें. स्पीड इज नॉट नोन, दिस इज नॉट नोन. तो जब स्पीड हमें पता ही नहीं है तो व्हाट इज दैट स्पीड? ये 10 साल में हुआ है, 50 साल में हुआ है, 100 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है, 1 साल में हुआ है, वी एब्सोल्युटली डू नॉट नो. तो हम सून कैसे कह सकते हैं कि इट कैन सून बिकम? तो वर्ड्स पे फोकस करना है. 2 वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक तो विद द स्पीड, ठीक है, कपल ऑफ वर्ड्स, एंड देन सून. सून बनेगा कि लेटर बनेगा कि टाइम लगेगा कि 10 साल लगेगा कि 50 साल लगेगा, वी एब्सोल्युटली डू नॉट नो. और स्पीड क्या है दैट ऑल्सो वी डू नॉट नो. स्पीड पता होती तो शायद हम सून पे थोड़ा बहुत कंक्लूड कर पाते. तो डेफिनेटली सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा कंक्लूड नहीं कर सकते. डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट बनेगा नहीं बनेगा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, दैट वी डू नॉट नो. तो ओनली वन फॉलोज. नेक्स्ट, द नेशनल नॉर्म इज 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, बट इन दिस स्टेट 150 बेड्स पर 1000 आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स. तो नेशनल नॉर्म क्या है? नेशनल नॉर्म है कि पर 1000 अगर 100 बेड्स हैं पॉपुलेशन में तो दैट इज गुड. नॉर्म यही है, ठीक है. बट एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है जहां पे कि 150 बेड्स पर 1000 आर अवेलेबल, यानी नेशनल नॉर्म से ज्यादा अवेलेबल है. नेशनल नॉर्म से ज्यादा अवेलेबल है. नेशनल नॉर्म क्या है कि उतना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और इनके पास 150 है, यानी कि नेशनल नॉर्म से ज्यादा है. कंक्लूजन नंबर 1, आवर नेशनल नॉर्म इज अप्रोप्रिएट. हाउ वुड वी नो कि अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है? ये कैसे जानेंगे? इज देयर अ वे टू नो? देयर इज नो वे टू नो, एटलीस्ट नॉट बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो स्टेटमेंट में दिया है वही हमारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी और उसके अलावा तो पता नहीं है. तो डेफिनेटली फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट इज नॉट द कंक्लूजन. कंक्लूजन नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता अप्रोप्रिएट है कि नहीं अप्रोप्रिएट है, बट नेशनल नॉर्म जरूर है. अप्रोप्रिएट नहीं भी है तो भी नॉर्म है. सेकंड, स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडिक्वेट केयर इन दिस रिगार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली चीजें यहां पे 2 हैं, ठीक है. पहली चीज तो ये है स्टेट्स हेल्थ केयर सिस्टम इज टेकिंग एडिक्वेट केयर, एंड फिर लास्ट में दिया है इन दिस रिगार्ड. तो इन जनरल बात नहीं की है, सिर्फ इस रिगार्ड में बात की है. इन जनरल हो सकता है कि स्टेट के हेल्थ सिस्टम में बेड तो बहुत सारे हैं बट फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे, उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है. हो सकता है ऐसा कि हेल्थ सिस्टम एडिक्वेट ना हो वहां पे, बट एटलीस्ट इस रिगार्ड में तो एडिक्वेट है, बिकॉज 100 का नॉर्म है और इनके पास 150 बेड्स हैं, तो बेड्स तो सफिशिएंट है उनके पास में. डॉक्टर्स भले ना हो, नर्सेज भले ना हो, क्योंकि उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है. तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर इन जनरल मेंशन होता कि स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडिक्वेट केयर, देन वी वुड हैव सेड, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मेंशन नहीं है तो हम कहते हैं कि हमें क्या पता कि कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें क्या पता कि एक्चुअल में बेड्स ही बेड्स हैं, बाकी कुछ है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है उनके पास, ठीक है. बट डेफिनेटली बेड्स तो हैं उनके पास. तो इस रिगार्ड में तो यस दे आर टेकिंग एडिक्वेट केयर. तो सेकंड वाला तो सही है, ओनली 2 फॉलोज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज. One of the human weaknesses which tends to test the willpower of the smoker to the edge. Conclusion क्या कह रहा है? Conclusion number 1 is saying it is very difficult for the smokers to give up smoking even if they want to. Now एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया था स्टार्ट में, जो अभी करना चाहूंगा कि जब भी कभी कंक्लूजन में हम देखें, कभी कभी क्या होगा कंक्लूजन में रिफ्रेजिंग होगा कि जो स्टेटमेंट में मेंशन है वही बात सेम रिफ्रेज करके कंक्लूजन में मेंशन कर दिया, ठीक है. तो दैट रिफ्रेजिंग इज ऑल्सो कंक्लूजन, दैट इज ऑल्सो फाइन. बिकॉज कंक्लूजन एक्सप्लिसिट होता है तो रिफ्रेजिंग भी चलती है. जो स्टेटमेंट में मेंशन है वही सेम रिफ्रेज करके कंक्लूजन में आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट में भी मान लो कि क्रक्स ही मेंशन था, तो दैट विल ऑल्सो बी अ कंक्लूजन, क्योंकि एक्सप्लिसिट है. क्लियर है? जो लिखा है वही बात दूसरे शब्दों में कह दी. इज दैट क्लियर? तो कंक्लूजन में कह रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर टू गिव अप, और क्या कह रहा है? स्मोकर टू द एज, टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज. तो बात वही कही है, वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर टू गिव अप, सेम चीज है, शब्द अलग है, बात वही है. तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो करता है. सेकंड, ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल. नो दिमाग में आ सकता है कि यहां पे तो सिर्फ एक ही वीकनेस की बात की है, स्मोकिंग की बात की है, तो हमें ये कैसे पता है कि बाकी वीकनेसेस हैं कि नहीं है? बट हमें ऐसे पता है कि मेंशन्ड है स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस, इट इज वन ऑफ द, यानी कि और भी वीकनेसेस होंगी. अगर होता स्मोकिंग इज ओनली ह्यूमन वीकनेस तो फिर और नहीं होती, बट वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस है तो डेफिनेटली और भी रही होंगी जिनके बारे में पता तो नहीं है कौन सी हैं, बट हैं जरूर. तो अदर वीकनेसेस भी हैं और सेकंड भी हमारा फॉलो करेगा. बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 विल फॉलो. इज दैट क्लियर?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, मुझे कुछ नहीं पता है सिवाय इस बात के कि मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं पता। ठीक है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, तो आई नो माई इग्नोरेंस समहाउ। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट के साथ बात किया है, दिस इज एक्चुअली अ फेवरेट कोट बाय सुकरात, favorite quotation by Socrates, and this quotation is about the humility and the limitation of knowledge. It is about humility and the limitation of knowledge कि I know nothing except the fact of my ignorance, और ये जानना भी बड़ी बात है कि तुमको नहीं पता है, बिकॉज अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि उनको क्या नहीं पता, और ये पता होना भी बड़ी बात है। तो अगर ये किसी को पता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको कुछ नहीं पता। वो ये कह रहा है, बट वो ये कह रहा है हम्बल होके, ह्यूमिलिटी में कह रहा है, बट इन एक्चुअलिटी he knows his ignorance, so definitely he is knowing something, है कि नहीं। पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है राइटर्स नॉलेज इज वेरी पुअर, सो कैन वी कंक्लूड दैट कि राइटर की नॉलेज बहुत पुअर है? नो, वी कैनॉट, एब्सोल्युटली कैनॉट कंक्लूड कि नॉलेज बहुत पुअर है उसकी, बिकॉज ही इज एटलीस्ट नोइंग इग्नोरेंस। ठीक है, एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दैट वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली नॉलेज बीइंग वेरी पुअर वी कैन नॉट कंक्लूड। ठीक है, इवन हमें ये नहीं पता कि सुकरात ने कहा है कि किसने कहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, वर्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ए सिंगल पर्सन। डेफिनेटली सेकंड वाला स्टेटमेंट हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ नॉलेज के बारे में ये बात कर रहा है, तो वर्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ए सिंगल पर्सन। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी अगर हमें पता है वो इतना है, तो दुनिया तो इतनी बड़ी है और उसमें से बहुत कुछ है जो हमको नहीं पता। तो वर्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय ए सिंगल पर्सन, दैट इज अ करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम इट। ठीक है, बस इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है बिकॉज दिस इज बेसिकली अ कोट। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस में किसको इन्वाइट किया है? ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड, nobody else is invited, only good singers. Okay, and no one without sweet voice is a good singer. तो good singer है कौन? Good singer is that person which has sweet voice. वो तो होना चाहिए, क्योंकि अगर sweet voice नहीं है तो good singer नहीं हो सकता है। ये तो एक प्रीक्विजाइट है, sweet voice होना is compulsory for a good singer। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, sweet voice होना is compulsory for a good singer, और सिर्फ गुड सिंगर्स को ही कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट कर रहे हो। ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड, नोबडी एल्स इज इन्वाइटेड। अगर कोई गुड सिंगर नहीं है या फिर सिर्फ सिंगर है तो फिर नहीं इन्वाइट करेंगे। गुड होना इज कंपलसरी, गुड सिंगर होना इज कंपलसरी, और गुड सिंगर होने के लिए स्वीट वॉइस होना इज कंपलसरी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज नॉट रेलेवेंट कि जिसकी स्वीट वॉइस है वो सारे के सारे गुड सिंगर होंगे, बट जो भी गुड सिंगर होगा उसकी स्वीट वॉइस जरूर होगी। ठीक है, स्वीट वॉइस डज नॉट मीन बीइंग अ गुड सिंगर, बट बीइंग अ गुड सिंगर डेफिनेटली सेज कि वन हैज अ स्वीट वॉइस। क्लियर? तो यानी कि स्वीट वॉइस का सबसेट है गुड सिंगर। जितने भी लोगों के पास स्वीट वॉइस है, अगर स्वीट वॉइस वालों का सेट बनाए हम, लेट से एसवी लिख दिया स्वीट वॉइस, ठीक है, तो उस सेट के अंदर आएंगे सारे के सारे गुड सिंगर, सबसेट होंगे उस सेट के। तो नो वन विदाउट स्वीट वॉइस कैन बी अ गुड सिंगर, यानी गुड सिंगर कोई इस सेट के बाहर नहीं आ सकता स्वीट वॉइस वाले सेट के। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग इन्वाइट किए वो सारे के सारे गुड सिंगर्स हैं। गुड सिंगर्स के अलावा कोई और सिंगर इन्वाइट नहीं कर दिया जो गुड नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वन है, ऑल इन्वाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। तो क्योंकि ऑल इन्वाइटेड सिंगर्स आर गुड सिंगर्स एंड गुड सिंगर्स मस्ट हैव अ स्वीट वॉइस, तो डेफिनेटली फर्स्ट कंक्लूड करता है, फर्स्ट इज करेक्ट, डेफिनेटली फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट लाइन कह रहा है ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। तो इन जनरल ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है गुड सिंगर्स को इन्वाइट किया है सिर्फ। इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिंगर्स के अलावा किसी और को इन्वाइट नहीं किया, लेकिन जिस भी सिंगर को इन्वाइट किया वो सारे गुड सिंगर हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन का ये मतलब नहीं था कि सिंगर्स के अलावा किसी को इन्वाइट नहीं किया है, इसका सिर्फ ये मतलब था कि ऑल द सिंगर्स दैट हैव बीन इन्वाइटेड आर गुड सिंगर्स। तो
स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कंक्लूजन में, दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड। डेफिनेटली, बिकॉज दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस विल नॉट बी ए गुड सिंगर, और जो गुड सिंगर नहीं है उसको कैसे इनवाइट करेंगे भाई, नहीं कर सकते। तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी फॉलो करता है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वन डे मैच टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ विच 160 रन्स वर मेड बाय द स्पिनर्स। तो टोटल मैच कितने बनाए वनडे मैच में, टोटल रन्स मेड बाय टीम आर 200 एंड आउट ऑफ दोज रन्स 160 रन्स वर मेड बाय द स्पिनर्स। 160 रन्स बनाए हैं स्पिनर्स ने। कंक्लूजन नंबर 1, 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। डज दैट फॉलो? 80% रन्स बनाए हैं स्पिनर्स ने, तो ये तो ट्रू है, बट 80% स्पिनर होना जरूरी नहीं हो सकता। एक ही स्पिनर ने बना दिया 80% रन, एक ही बंदा था, स्पिनर था और बना दिया उसने 160, या दो रहे होंगे, तीन रहे हो, डिपेंड करता है, वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली 80% ऑफ टीम ये तो कंक्लूड नहीं कर सकते, रन्स बनाए हैं, ये पक्की बात है। द ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर्स, ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। हो सकता है ओपनिंग के 2-4 चले गए और पुछल्ले बल्लेबाज थे, टेलेंडर्स थे, है कि नहीं, टेलेंडर्स थे, बट टेलेंडर्स ने 160 रन बना दिए, ओपनर्स नहीं बना पाए, तो डेफिनेटली ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि ओपनिंग बैट्समैन रहे होंगे। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा कि वी कैन नॉट कंक्लूड नीदर 1 नॉर 2। Next question, recent trends also indicate that the number of child migrants in large cities is increasing. Number of child migrants in large cities is increasing. These children leave their families to join the ranks of urban poor, doing odd jobs in market, workshops, hotels or in service sectors. तो जितने भी ये बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब अपनी फैमिलीज को छोड़ के माइग्रेट कर रहे हैं लार्ज सिटीज में, दे आर ज्वाइनिंग द रैंक्स ऑफ अर्बन पुअर, डूइंग ऑड जॉब्स इन मार्केट्स, वर्कशॉप्स, होटल्स और इन सर्विस सेक्टर्स। और जॉब्स कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट्स में कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं, होटल्स में कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, माइग्रेशन टू बिग सिटीज शुड बी चेक्ड। कैन वी कंक्लूड दैट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन? हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन हमसे ये डिजायर नहीं कर रहा कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना। ये कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन थोड़ी है कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, है कि नहीं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। और माइग्रेशन चेक किया जाना चाहिए, नहीं चेक किया जाना चाहिए, क्या ऐसा हम स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन से कह सकते हैं? उसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट हमारा प्लेनली बता रहा है कि ऐसा हो रहा है। ट्रेंड्स ये हैं कि चाइल्ड माइग्रेंट्स लार्ज सिटीज में बढ़ रहे हैं और दोज माइग्रेंट्स आर जॉइनिंग द रैंक्स ऑफ अर्बन पुअर, बट वेदर द माइग्रेशन नीड्स टू बी चेक्ड और नॉट, वी डू नॉट नो फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो नहीं कह सकते, मेंशन नहीं है ना, ठीक है। और सेकंड वाला, द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थॉरोली स्टडीड, इवन दैट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है। पुअर चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है ये, बट उनका प्लाइट को स्टडी किया जाना चाहिए, नहीं स्टडी किया जाना चाहिए, ये नहीं पता हमको, ये नहीं बता रहा है कंक्लूजन, ठीक है। ये स्टेटमेंट में नहीं मेंशन्ड है। जो भी स्टडी किया है उसके बारे में या जो भी ट्रेंड्स हैं उसके बारे में मेंशन्ड है, बट स्टडी किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, दैट इज नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाय द स्टेटमेंट। तो सेकंड वाला भी अपना करेक्ट नहीं है, दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर आस्क्ड 4 मैनेजर्स टू ईदर सबमिट देयर रिजिग्नेशन बाय द नेक्स्ट डे और फेस टर्मिनेशन ऑर्डर्स फ्रॉम द सर्विस। तो ही आस्क्ड देम टू ईदर सबमिट देयर रेजिग्नेशन, या तो कल तक सबमिट कर दो तुम अपना रेजिग्नेशन, या फिर भैया टाटा बाय बाय, फेस टर्मिनेशन ऑर्डर्स फ्रॉम द सर्विस। तो हुआ क्या, 4 से बोला उसने, 3 ने सबमिट कर दिया देयर रेजिग्नेशन बाय दैट इवनिंग इटसेल्फ। 3 तो डर गए, जो डर गया वो मर गया, वो घर गया, तो घर गए वो, तो रेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया। कंक्लूजन नंबर 1, द नेक्स्ट डे द रिमेनिंग मैनेजर वुड आल्सो रिजाइन। अब भैया हमें भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पता करेगा रिजाइन कि नहीं करेगा, वी डू नॉट नो। स्टेटमेंट से हमें ये पता है 3 ने कर दिया रिजाइन, अब चौथे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन है, क्या है, क्या उसका दिमाग रख रहा है, पुष्पा भाई है क्या है, ठीक है, कि झुकेगा नहीं वो, तो पता नहीं हमको, बट नहीं कह सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लियरली हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 को कंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड क्या कह रहा है, द जनरल मैनेजर वुड टर्मिनेट हिज सर्विसेज द नेक्स्ट डे। Now think about it, जनरल मैनेजर ने कहा क्या है, he has asked 4 managers to either submit, या तो रेजिग्नेशन सबमिट कर दो और फेस टर्मिनेशन ऑर्डर्स, either submit और फेस टर्मिनेशन ऑर्डर्स, डेट भी मेंशन्ड है, either submit the resignation by the next day, by the next day। तो या तो नेक्स्ट डे तो तुम कर दो सबमिट अपना रेजिग्नेशन, या फिर फेस टर्मिनेशन ऑर्डर, ठीक है। तो दो में से एक चॉइस है। तो हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट होगा, हमें ये नहीं पता कि सेकंड होगा, क्योंकि सेकंड होने के लिए फर्स्ट का नहीं होना जरूरी है। सेकंड के होने के लिए जनरल मैनेजर वुड टर्मिनेट हिज सर्विसेज ओनली इफ ही डज नॉट रिजाइन। अगर वो खुद से रिजाइन नहीं करेगा, रेजिग्नेशन सबमिट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ तब जनरल मैनेजर उसको टर्मिनेट कर सकता है। तो हम सेकंड को भी कंक्लूड नहीं कर सकते, ना तो हम फर्स्ट को कंक्लूड कर सकते हैं, ना सेकंड को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन दो में से कोई एक चीज तो होगी ना, इधर
वो खुद अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा और या फिर जनरल मैनेजर उसको टर्मिनेट कर देगा। दो में से कोई एक काम तो होगा, यानी कि फर्स्ट या फिर सेकंड तो होगा ना, क्योंकि इन दोनों के अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता। Isn't it so? तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे बनेंगे, बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन आता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी आ सकता है जहां पे कि ईदर वन और टू फॉलोज। जनरली 4 ऑप्शन में दिए गिवन नहीं होगा, बट इस चीज को ध्यान रखना है, कभी ऐसा हो सकता है कि ईदर वन और टू, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारी टोटल, और दो में से कोई ना कोई एक जरूर होना है। ठीक है, दो में से कोई ना कोई एक जरूर होना है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टेटमेंट मेंशन हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट made a review committee on LPG pricing। एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट यहां पे भी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ रिव्यू कमेटी ऑन LPG प्राइसिंग, और फिर आगे और मेंशन हो कि वेदर LPG का प्राइस बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि LPG प्राइसिंग का मतलब वही हुआ, अगर इतना भी मेंशन है तो क्लियर सी बात है, रिव्यू कमेटी हैज टू रिव्यू कि वेदर LPG प्राइसिंग इज अप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, वेदर द प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड और नॉट। ठीक है, तो हमारा अब कंक्लूजन में वन हो सकता है, फर्स्ट कंक्लूजन कि रिव्यू कमेटी विल रिकमेंड टू इंक्रीज द एलपीजी प्राइस। सेकंड कंक्लूजन हो सकता है रिव्यू कमेटी विल रिकमेंड टू डिक्रीज और कीप द प्राइस एलपीजी प्राइस सेम। सारे हमारे ऑप्शंस कवर अप हो गए भाई, या तो रिकमेंड करेगी इंक्रीज करने के लिए, या रिकमेंड करेगी सेम रखो, या रिकमेंड करेगी डिक्रीज करो। यही तो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि जो रिव्यू कमेटी उसको सिर्फ इस बात पे डिसीजन देना है कि इंक्रीज करना है कि नहीं करना है, तब तो दो ही चॉइसेस हैं, या तो इंक्रीज करेगी या इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों बातें कंक्लूजन में मेंशन है तो वहां भी हमारा इधर और ऑप्शन हो जाएगा कि भाई या तो करेगी या नहीं करेगी, और हमें ये पता है कि रिव्यू कमेटी बैठाई है तो कुछ ना कुछ तो फैसला लेगी। भाई इतना खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर, चाय समोसे खाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। चाय समोसे भी खाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, लेकिन खाने के बाद कोई फैसला तो करेंगे ना। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ध्यान रखना इधर और वाला पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस में बनता है जहां पे दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, दो ही चॉइसेस अवेलेबल है, कोई ना कोई तो चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली दोज प्लेयर्स हु ब्रेक वेरियस रिकॉर्ड्स इन फेयर वे गेट स्पेशल प्राइजेस। ओनली दोज प्लेयर्स हु ब्रेक वेरियस रिकॉर्ड्स इन फेयर वे गेट स्पेशल प्राइजेस। प्लेयर एक्स ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड बट वॉज फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्रोहिबिटेड ड्रग। एक्स ने क्या किया, रिकॉर्ड तो तोड़ा, but he was under the influence of a prohibited drug. Conclusion number 1, X will get the special prize. Conclusion number 2, X will not get the special prize. अब यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ भी या तो पहला होगा या दूसरा होगा। सही बात है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, लेकिन स्टेटमेंट में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या कोई एक ही होगा अब इस केस में? तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, कि सिर्फ इतना जानना सफिशिएंट नहीं कि दो में से कोई एक होगा, जब ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्टेटमेंट साफ साफ कह रहा है कि ओनली दोज प्लेयर्स हु ब्रेक वेरियस रिकॉर्ड्स इन फेयर वे गेट स्पेशल प्राइजेस। फेयर वे में करेंगे रिकॉर्ड को ब्रेक, सिर्फ और सिर्फ तब दे विल बी गेटिंग स्पेशल प्राइजेस। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्रोहिबिटेड ड्रग। ड्रग प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड भी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोहिबिटेड ड्रग है, यानी कि उसने फेयर वे में तो डेफिनेटली नहीं किया है, तो he had broken the record but the record is being broken in unfair way। तो way is not fair, तो unfair way पे नहीं मिलेगा, because only those receive special prize who break the record in a fair way। तो unfair way है तो definitely X will not get the prize, sorry X will get the special prize, conclusion नहीं होगा, and he will not get the prize। ठीक है, तो conclusion हमारा आ जाएगा सेकंड, X will not get the special prize, फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। क्लियर है, बिकॉज अनफेयर मीन्स से यूज किया है उसने, सो डेफिनेटली ही विल नॉट गेट द स्पेशल प्राइज। क्लियर। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एम्फेटिकली स्टेटेड दैट हिज गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स। Emphatically stated that his government will make every possible effort for upliftment of poor farmers and farm workers। Conclusion क्या है? Conclusion number 1, except poor farmers and farm workers, all others have got benefits of fruits of development। Conclusion number 2, no serious efforts have been made in the past for upliftment of any section of the society। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा यह है कि भैया उसकी इनकी जो गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जब ये स्टेटमेंट कहा गया तो दैट गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स। तो अपलिफ्टमेंट करेगी किसका? फार्मर्स और फार्म वर्कर्स का, बट ये नहीं कहा है कि बाकियों का नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कहा है, ऐसा नहीं कहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा आज जाके, इसका ये मतलब नहीं कि मैं और कुछ नहीं खाऊंगा इसके अलावा।
इसका बस इतना मतलब है कि आइसक्रीम खाऊंगा, वो पक्का है, उसके अलावा कुछ पसंद आ गया तो और खा लेंगे, ठीक है। या मान लो वैनिला आइसक्रीम खाऊंगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वैनिला के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, और भी खा सकते हैं, किसने रोका है, 4 आइसक्रीम खा लेंगे, ठीक है। सो क्लियर है। तो वैसे ही है यहाँ पे कि अपलिफ्टमेंट करेंगे पुअर फार्मर्स का और फार्म वर्कर्स का, ये कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, बट ये नहीं कहा है कि बाकियों का नहीं करेंगे, और ये भी नहीं कहा है कि बाकियों का अपलिफ्टमेंट सबका हो चुका है, उनको जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा है। तो कंक्लूजन कैन नॉट बी देयर कि एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स। कैसे पता चलेगा, ये स्टेटमेंट में थोड़ी मेंशन्ड है। तो क्लियरली फर्स्ट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट है। सेकंड, नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, ये भी नहीं मेंशन्ड है। ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम हर एक पॉसिबल एफर्ट करेंगे, बट हो सकता है पहले भी गवर्नमेंट ने एफर्ट की हो, फेल हुए हो, प्रॉपर्ली अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए, बट कोशिश की हो, या हो सकता है बाकी सेक्शन के लिए कोशिश की हो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं। पहली चीज लिखी है नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट एनी सेक्शन भी लिखा हुआ है साथ में, यानी किसी भी सेक्शन के लिए नहीं किया। ये भी हो सकता है कि भाई चलो पुअर फार्मर्स के लिए नहीं किया, बाकी किसी सेक्शन के लिए क्या हो। तो डेफिनेटली 2 तरह से हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन फॉल्स है। एक तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, फार्मर्स के लिए भी किया हो सकता है और बाकी सेक्शन के लिए जरूर किया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर है। तो दोनों ही केसेस में सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा फॉल्स हो जाता है, और फर्स्ट वाला तो पहले से ही फॉल्स है, तो यानी कि नीदर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। हमारा स्टेटमेंट क्या बात कह रहा है कि 10%, टॉप 10% जो हाउस होल्ड हैं इन इंडिया में, वो कितना नेशनल इनकम शेयर करते हैं, 35%। हाउस होल्ड है हमारे 10%, टॉप 10%, दे आर शेयरिंग 35% ऑफ नेशनल इनकम। अगर टॉप 10% कर रहे हैं 35%, तो बचे कितने, 90% बच गए, और 90% शेयर कर रहे हैं सिर्फ 65%, सिर्फ 65%, इजंट इट सो। तो जाहिर सी बात है कि यहां से ये तो क्लियर हो रहा है कि 10% के पास में ज्यादा इनकम शेयर कर रहे हैं, वो इक्वल तो नहीं है, और 90% के पास में कम है रिलेटिवली, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज फास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस। नाउ दिस कंक्लूजन कैन बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है, बट क्या गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है, ठीक है। इन जनरल ट्रू होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है। हमारे स्टेटमेंट में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं कि इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, स्लो ग्रो कर रही है, बस इतना मेंशन है कि परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35%। इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू पॉकेट्स, ये तो है, बट ये नहीं पता ना इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, स्लो ग्रो कर रही है, तो कंक्लूजन नहीं हो सकता। सेकंड, नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये तो पता है हमको, क्योंकि 10% के पास 35% है और बाकी 90% के पास सिर्फ 65% है, तो डेफिनेटली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट, सेकंड वाला अपना फॉलो करेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। To cultivate interest in reading, the school has made it compulsory from June this year for each student to read 2 books per week and submit a weekly report on the books. तो इंटरेस्ट आए रीडिंग में बच्चों का, कल्टिवेट हो इंटरेस्ट, इसके लिए स्कूल हैज मेड इट कंपल्सरी फ्रॉम जून दिस ईयर फॉर ईच स्टूडेंट टू रीड 2 बुक्स पर वीक एंड सबमिट अ वीकली रिपोर्ट ऑन द बुक्स। ये 2 बुक्स तो हर हफ्ते पढ़नी पड़नी है। कंक्लूजन नंबर 1, इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाई फोर्स। क्या फोर्स से हम इंटरेस्ट इन रीडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन। किया क्या है इन्होंने, कंपल्सरीली बोला है, ठीक है, कि सारे बच्चे को 2 बुक्स पर वीक पढ़नी है, तो ये कंपल्सरीली बोला तो है, फोर्स तो है, बट क्या इंटरेस्ट इन रीडिंग हम क्रिएट कर सकते हैं इससे, इसके बारे में सोचना है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सम स्टूडेंट्स विल इवेंचुअली डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, इवेंचुअली, फाइनली, डेवलप, पर्पस क्या है, टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। स्कूल ये चाहता है कि बच्चों का रीडिंग में इंटरेस्ट आए, इसके लिए स्कूल ने यह किया कि दे मेड इट कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू रीड 2 बुक्स पर वीक, यानी कि 2 बुक्स हर एक बच्चे को पढ़नी पड़ेंगी। बट स्कूल को भी ये पता है कि सारे बच्चे अपना इंटरेस्ट रीडिंग में डेवलप नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट जो कर पाएंगे उनके लिए ये स्टेप है। भाई सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं ही सबको पढ़ा रहा हूं, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, बट कईयों का होगा, और होगा इसी रास्ते से ना, ठीक है। तो सेम स्कूल का भी अपना पर्पस है कि वो ये चाह रहा है कि बच्चों में इंटरेस्ट आए रीडिंग के लिए, सो दैट इज वाई दे हैव मेड इट कंपल्सरी टू रीड 2 बुक्स पर वीक। और फिर उनको ये पता है कुछ लोगों में तो इंटरेस्ट आएगा, रोज मतलब हर वीक अगर इफ स्टूडेंट इज रीडिंग एवरी वीक 2 बुक्स, तो ये तो सर्टेन है कि कुछ बच्चों को तो कुछ किताबें पसंद आना शुरू हो जाएंगी, किसी किसी जनर में उनका लाइकिंग बढ़ जाएगा कि अच्छा इस टाइप की बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, इस टाइप के ऑथर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो इनकी बुक्स को पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, कुछ लोग अपनी हैबिट में ले आएंगे और रीडिंग बुक्स को, और इसके बाद में धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट से भी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अब उनको मजा आने लगा है, ठीक है नहीं? शुरू कैसे क्या था, परेशानी में, लेकिन अब मजा आने लगा है, कुछ समहाउ ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, रिकॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट समहाउ शुरुआत जैसे भी हुआ उनका कंपलसरी कराया गया, फोर्स करके कराया गया, बट बाद में उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, और जिनको इंटरेस्ट आने लगेगा वो पढ़ना शुरू कर देंगे और स्कूल का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो इवेंचुअली कुछ लोग अपना इंटरेस्ट जरूर डेवलप करेंगे। तो ये तो कंक्लूजन है, बिकॉज सम स्टेटमेंट के लिए, सम स्टूडेंट के लिए मेंशन्ड है और इवेंचुअली मेंशन्ड है, डेवलप करेंगे इंटरेस्ट ये भी मेंशन्ड है। तो ये सेकंड वाला तो डेफिनेटली कंक्लूजन है, बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है। फर्स्ट वाला कह रहा है इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, नो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय फोर्स, और डेफिनेटली ये पर्पस भी नहीं है यहाँ पे। फोर्स सिर्फ इसलिए है, कंपल्सन सिर्फ इसलिए है सो दैट लोग रीडिंग स्टार्ट करें। कंपल्शन इज फॉर रीडिंग, ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उनमें से कुछ की हैबिट डेवलप हो जाएगी। अभी जो हैबिट है ये मैजिक प्ले करेगी, इस हैबिट से इंटरेस्ट डेवलप होगा, हैबिट इंटरेस्ट में रोल प्ले करेगी। फोर्सफुल रीडिंग करवाना रोल नहीं प्ले कर रहा, क्योंकि फोर्सफुल रीडिंग से तो एवर्जन होगा, ठीक है, फोर्सफुल रीडिंग से एवर्जन होगा। लेकिन जब लोग रोज 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 बुक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे कुछ लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू होगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्सफुली पढ़वाने की वजह से इंटरेस्ट इन रीडिंग नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग। फोर्सफुली पढ़वाने से सिर्फ एक हैबिट का पॉसिबिलिटी बन सकता है कि कुछ लोग अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे और उनका हैबिट उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाएगा। जो अपनी हैबिट में ले आएंगे उनका हैबिट उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाएगा, और बाकी लोग सिर्फ वीकली रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगे, ठीक है, बाकी लोग सिर्फ वीकली रिपोर्ट सबमिट करते रहेंगे। तो फर्स्ट वाला कंक्लूड नहीं कर सकते, फोर्स से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, फोर्स से आप कुछ भी नहीं करवा सकते। भाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते कितने साल तक हम सुबह सुबह उठते रहते हैं, बट क्या फिर भी सारे लोग सुबह उठना शुरू हो जाते हैं? कितने भी साल तक उठते रहो कि स्कूल जाना है, सुबह टाइम पे उठना है, तो क्या पूरी जिंदगी फॉलो करते हो उसको? नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, कितना भी फोर्स कर लो। तो फोर्स करने से आप किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते अनलेस कि वो उनकी हैबिट में आ जाए और उस हैबिट की वजह से उनका खुद का इंटरेस्ट उस चीज़ के साथ अलाइन कर जाए कि नहीं अब ये करना है, ये करना ज़रूरी है। और जब ये अलाइन कर जाएगा तो डेफिनेटली खुद से फिर अपना सेल्फ मोटिवेशन से वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा या वो हैबिट लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, अ न्यूरोटिक इज अ नॉन स्टूपिड पर्सन हु बिहेव्स स्टूपिडली। न्यूरोटिक कौन है? न्यूरोटिक इज अ नॉन स्टूपिड पर्सन, यानी कि स्टूपिड की बात नहीं कर रहा है, एक नॉन स्टूपिड पर्सन है जो न्यूरोटिक है, ठीक है, मतलब कि न्यूरोटिक उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और न्यूरोटिक होने का मतलब क्या हुआ? दैट अ नॉन स्टूपिड पर्सन बिहेव्स स्टूपिडली एंड दैट इज हाउ अ न्यूरोटिक पर्सन इज, ठीक है। तो न्यूरोटिक पर्सन एक ऐसा नॉन स्टूपिड पर्सन है हु बिहेव्स स्टूपिडली, नॉन स्टूपिड है बट बिहेवियर ऐसा कर रहा है कि स्टूपिड लग रहा है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, न्यूरोटिसिज्म एंड स्टुपिडिटी गो हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों का चोली दामन का साथ है। न्यूरोटिसिज्म एंड स्टुपिडिटी गो हैंड इन हैंड, कि जहां पर न्यूरोटिसिज्म होगा वहां पर स्टुपिडिटी होगी, और हो भी रही है, क्योंकि नॉन स्टूपिड पर्सन स्टुपिडली बिहेव करता है जबकि वो न्यूरोटिक है। इज दैट करेक्ट? ठीक है, तो यस दैट इज करेक्ट। न्यूरोटिसिज्म जहां पे है वहां पे स्टुपिडिटी है, तो डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन, नॉर्मल पर्सन्स बिहेव इंटेलिजेंटली। नॉर्मल पर्सन इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, ये हम कैसे जानेंगे? यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के बारे में कोई भी बात नहीं की है, वो स्टूपिड भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी इंटेलिजेंट ही हो, स्टूपिड भी हो सकता है। भाई लिखा है नॉन स्टूपिड पर्सन स्टूपिड हो जाता है न्यूरोटिक होने की वजह से, बट नॉर्मल पर्सन तो स्टूपिड भी हो सकता है ना, स्टूपिड भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा स्टूपिड होगा, हमेशा इंटेलिजेंट होगा, ये भी नहीं कह सकते। तो सेकंड वाला तो नहीं कंक्लूजन फॉलो करता है। हाँ, फर्स्ट जरूर है कि न्यूरोटिक होगा तो स्टूपिड बिहेव करेगा, तो दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉलो करता है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन में क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, लॉजिक समझ में आए होंगे, और कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो, कोई फीडबैक है तो भी कमेंट में दे सकते हो। और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड से भी और बाकी रेलेवेंट चैनल्स में भी जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।